नमस्कार। आज 24 अप्रैल 2026 है। मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बड़ा सुकून होता है सटीकता। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक एक्सरे मशीन आपको ब्लैक एंड व्हाइट में बता देती है कि हड्डी टूटी है या नहीं। हाँ, वहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं होता। बिल्कुल, कोई अनिश्चितता नहीं होती। लेकिन जब हम इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस की धुंधली दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बिल्कुल नए और शांत फॉर्मेट के साथ आपके सामने हैं। इसे हम स्टाइलो न्यूज स्ट्रेटेजिक डिबेट कह रहे हैं। यानी बिना किसी शोर शराबे और बिना किसी खौफ के सिर्फ बेदाग तथ्यों और ठंडे दिमाग से किया गया एनालिसिस। और सच कहूं तो आज दुनिया को इसी शांत एनालिसिस की सबसे ज्यादा जरूरत है। सही बात है। क्योंकि जब बात उत्तर कोरिया की आती है तो हम सिर्फ धुंध और परछाइयों से ही डील कर रहे होते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो सवाल ये है कि क्या हम एशिया में एक बड़े ब्लैकआउट वॉर के मुहाने पर खड़े हैं या फिर प्योंगयांग का ये नया आक्रामक रवैया सिर्फ एक बहुत ही चालाकी से बुना गया कूटनीतिक नाटक है। इसी जटिल सवाल को डिकोड करने के लिए हम जिस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं वही हमारे आज के प्रायोजक भी हैं। ये प्रसारण प्रोवेव एआई द्वारा स्पॉन्सर्ड है और स्टाइलो न्यूज द्वारा निर्मित है। और देखिए, स्टाइलो न्यूज दरअसल स्टाइलो इंटेल ऑप्स का ही कंज्यूमर वर्जन है। ऑप्स वो सॉफ्टवेयर है जिसे दुनिया भर की सरकारें, मिलिट्री कमांडर्स और बड़े बिजनेस लीडर्स स्ट्रेटेजिक फैसले लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो जो डेटा आज हम इस चर्चा में रखेंगे वो सीधे उसी इंटेलिजेंस ग्रिड से आ रहा है, जो इसे सिर्फ एक डिबेट नहीं बल्कि एक रियल टाइम थ्रेट असेसमेंट बनाता है। तो आइए सीधे अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। आज का सेंट्रल क्वेश्चन, क्या उत्तर कोरिया अपनी हालिया मिलिट्री एक्टिविटीज और हथियारों के प्रदर्शन से सिर्फ एक लेवरेज यानी कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो एक एक्चुअल अवसरवादी युद्ध की ग्राउंड लेवल पर तैयारी कर रहा है? बहुत ही गंभीर सवाल है। मेरा असेसमेंट बहुत स्पष्ट है। मैं मानता हूं कि किम जोंग उन का ये पूरा दिखावा एक कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी है। मई 2026 में जो यूएस चाइना समिट होने वाला है, उससे पहले वो वॉशिंगटन का ध्यान खींचना चाहते हैं और खुद को एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर मान्यता दिलाना चाहते हैं। देखिए, मैं इस असेसमेंट को पूरी तरह से खारिज करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये कोई पीआर स्टंट या बार्गेनिंग चिप है। उनके नए वेपन टेस्ट्स और मिलिट्री रीस्ट्रक्चरिंग चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो एक वास्तविक और विनाशकारी युद्ध की नींव रख रहे हैं। अच्छा। हाँ, एक ऐसा युद्ध जो कभी भी ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, तो सीधे डेटा पर आते हैं। स्टाइलो इंटेल ऑप्स की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट मेरे सामने है। अगर कोई देश युद्ध करने जा रहा है तो आपको ग्राउंड पर लॉजिस्टिक्स दिखेंगे। रिपोर्ट साफ कह रही है कि साउथ कोरिया के बॉर्डर यानी डीएमजेड पर कोई भी मास मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है। मिलिट्री बेस पर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। हाल ही में उन्होंने अपने नए चोहियोन डिस्ट्रॉयर से क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया है। हाँ, उन्होंने किया है। तो सोचिए, अगर उन्हें हमला करना होता तो वो शांति से तैयारी करते, ना कि समंदर में मिसाइलें दागकर पूरी दुनिया को अलर्ट करते। ये तो टिपिकल डराने की रणनीति है। एक सेकंड, मास मोबिलाइजेशन तो 1940 के दशक का इंडिकेटर है। 2026 में एक मॉडर्न वॉरफेयर की शुरुआत लाखों सैनिकों को बॉर्डर पर खड़ा करके नहीं होती। तो कैसे होती है? होती है दुश्मन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लाइंड करने से। आप हथियारों के नेचर को देखिए, वो क्या टेस्ट कर रहे हैं। क्लस्टर मुनिशंस और ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स। क्या आप जानते हैं कि ईएमपी प्रैक्टिकली क्या करता है? वो ग्रिड्स को शट डाउन करता है। सिर्फ शटडाउन नहीं करता। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब फटता है तो वो कोई बिल्डिंग नहीं गिराता, बल्कि वो साउथ कोरिया के पूरे पावर ग्रिड, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मिलिट्री कम्युनिकेशंस को लिटरली फ्राई कर देता है। बाप रे। और स्टाइलो की रिपोर्ट में क्लस्टर बॉम्ब्स की बात भी की गई है। एक सिंगल क्लस्टर पेलोड 6.5 से 7 हेक्टेयर के इलाके को राख कर सकता है। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये फर्स्ट स्ट्राइक वेपन्स है। और सिर्फ यही नहीं, IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने अभी कंफर्म किया है कि योंगब्योन और कुसोंग फैसिलिटीज में न्यूक्लियर एनरिचमेंट अपनी पीक पर है। इसके साथ ही वो रूस को मिसाइलें सप्लाई कर रहे हैं। वे एक ग्लोबल वॉर ग्रिड का एक्टिव हिस्सा बन चुके हैं। आपकी ये टेक्निकल बात बिल्कुल सही है कि ये हथियार विनाशकारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप उनके इस्तेमाल के पीछे के असली मैकेनिज्म को मिस कर रही हैं। वो कैसे? इसे इस तरह से सोचिए,
उत्तर कोरिया उस इंसान की तरह है जो बारूद के एक बड़े ढेर के पास जलती हुई माचिस लेकर खड़ा है और कह रहा है कि मुझे मेरा वॉलेट वापस दो। अच्छा। वो खुद को उड़ाना नहीं चाहता, वो सिर्फ वॉलेट चाहता है। ये कोल्ड वॉर के न्यूक्लियर डिटेरेंस का एकदम क्लासिक मॉडल है। आप ईएमपी और क्लस्टर मुनिशंस इसलिए बनाते हैं ताकि आपको उन्हें चलाना ना पड़े। साउथ कोरिया अपनी लो एल्टीट्यूड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 2029 तक पूरी तरह एक्टिवेट करने वाला है। हाँ, LEMD सिस्टम। बिल्कुल। तो किम जोंग उन सिर्फ ये मैसेज दे रहे हैं कि 2029 के बाद भी उनके पास वो क्षमता है जो साउथ कोरिया के डिफेंस को भेज सकती है। अगर आप रॉयटर्स या योनहाप न्यूज़ का डेटा देखें तो पब्लिक में टेंशन जरूर है, लेकिन कोई पैनिक नहीं है। लेकिन देखिए, डिटरेंस का मॉडल तब काम करता है जब दोनों पार्टीज यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखना चाहती हों। उत्तर कोरिया स्टेटस को नहीं चाहता। जब वो चो ह्योन डिस्ट्रॉयर को समंदर में उतारते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, वो अपनी एंटी शिप कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि जब वो साउथ कोरिया पर एक छोटा लिमिटेड स्ट्राइक करे तो अमेरिकन नेवी बीच में दखल ना दे सके। इसे एंटी एक्सेस या A2AD कहते हैं। ये डिटेरेंस नहीं है, ये एक शील्ड बनाना है ताकि आप पीछे छुपकर अटैक कर सके। लेकिन रुकिए, अगर उनका मकसद सच में कॉन्फ्लिक्ट है तो इंटरनेशनल लेवल पर उनके एक्शंस बिल्कुल अलग कहानी क्यों कह रहे हैं? कैसे? चलिए इस एनालिसिस को हथियारों से आगे ले जाकर डिप्लोमेसी के लेंस से देखते हैं। अभी हाल ही में मिडल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा है उसमें उत्तर कोरिया ने अचानक ईरान से एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक दूरी बना ली है। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी प्योंगयांग का दौरा कर रहे हैं। एक देश जो युद्ध करने जा रहा है वो एक साथ कई मोर्चों पर खुद को फंसाना नहीं चाहता। प्योंगयांग बहुत केयरफुल है। ये पूरी तरह से एक बार्गेनिंग चिप है। देखिए, स्टाइलो न्यूज़ के पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस को अगर हम देखें तो ये बार्गेनिंग चिप वाली थ्योरी गिर जाती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि AI सिर्फ ये नहीं देखता कि कौन नेता किससे मिल रहा है, वो देखता है कि लॉजिस्टिक्स कैसे मूव कर रहे हैं। ईरान से दूरी बनाना शांति की निशानी नहीं है, ये ऑपर्चुनिज्म है। उत्तर कोरिया देख रहा है कि अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन के मसलों में ओवर एक्सटेंडेड है। यानी उनकी मिलिट्री बैंडविड्थ स्ट्रेच हो चुकी है? बिल्कुल। किम जोंग उन जानते हैं कि पेंटागन इस वक्त कोरियाई पेनिनसुला पर एक तीसरा फ्रंट खोलने की हालत में नहीं है। कूटनीति के नाम पर वो सिर्फ अपने दुश्मनों के बीच दरारें डाल रहे हैं। किस तरह की दरारें? साउथ कोरिया की यूनिफिकेशन मिनिस्टर द्वारा कुसोंग यूरेनियम फैसिलिटी की खुफिया जानकारी का लीक होना याद है आपको? हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। वही तो। वो इन्फॉर्मेशन ओपन सोर्स पर आ गई। इसका असर क्या हुआ? अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर एक भारी विवाद खड़ा हो गया। सही बात है। वॉशिंगटन ने सियोल पर भरोसा करना कम कर दिया है। उत्तर कोरिया जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहा है जो इन गठबंधनों के बीच के स्ट्रेस को बढ़ाएं। ये सब एक प्री वॉर फेज का हिस्सा है। खैर, मैं ये मानता हूं कि कुसोंग लीक से वॉशिंगटन और सियोल के बीच फ्रिक्शन पैदा हुआ, लेकिन अगर प्योंगयांग ये सब इतना कैलकुलेट करके कर रहा है तो वो इतना लाउड क्यों है? लाउड? हाँ, अगर आप एक्चुअल वॉर चाहते हैं तो आप चुपचाप अपने पत्ते सेट करते हैं। आप दुनिया भर के कैमरों के सामने आकर ये नहीं चिल्लाते कि मेरे पास EMP है और मैं इसे चला दूंगा। ये लाउडनेस ही इस बात का सबूत है कि ये एक PR स्टंट है। अगर आप इसे सिर्फ एक PR स्टंट मानते हैं तो आपको प्योंगयांग के अंदर देखना होगा। चलिए उनके इंटरनल डायनामिक्स की बात करते हैं। किम जोंग उन ने अपनी 13 साल की बेटी किम जू ए को एक्टिंग मिसाइल डायरेक्टर का पद दे दिया है। जो कि बाहर की दुनिया को अजीब लग सकता है, लेकिन उनके डायनास्टिक रूल में ये अनकॉमन नहीं है। एक 13 साल की बच्ची को कोई सिंबॉलिक पोजीशन नहीं बल्कि एक फंक्शनल मिलिट्री रोल देना बहुत बड़ा कदम है। जरा सोचिए, प्योंगयांग के पुराने और सख्त जनरल्स एक बच्ची को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, और वो क्या है? किम जोंग उन अपनी चेन ऑफ कमांड को हार्डन कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ बना रहे हैं। वे वर्स्ट केस सिनारियो के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर किम जोंग उन को कुछ होता है तो न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल किसके पास रहेगा? ये सक्सेशन प्लान उसी मिलिट्री कंट्रोल की निरंतरता को सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन इस थियरी में एक बड़ा गैप है। किम जू ए को सामने लाने का असली मैकेनिज्म डिटेरेंसी है, वॉर नहीं। कैसे? आप एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो भयानक आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है, जहां खाना राशन से मिलता है,
ऐसे माहौल में अगर किम अपनी बेटी को लॉन्च करते हैं तो वो अपनी जनता को ये साफ मैसेज दे रहे हैं कि किम डायनेस्टी कहीं नहीं जा रही है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इसमें मैसेज ये है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम अब किसी एक इंसान का विजन नहीं रहा, ये एक इंस्टीट्यूट बन चुका है, ये इर्रिवर्सिबल है, ये वॉर की तैयारी नहीं है, ये सर्वाइवल का अल्टीमेट शो है। सर्वाइवल का शो। बेलारूस के राष्ट्रपति ने अभी अपनी नेशनल फोर्सेस के मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दिया है और उसी वक्त उनका उत्तर कोरिया के साथ एक नया फ्रेंडशिप पैक्ट साइन हुआ है। हाँ। एक तरफ आप एक बच्ची को मिसाइल कमान दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन ग्लोबल फोर्सेस के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जो सीधा वेस्ट के साथ प्रॉक्सी वॉर में हैं। ईएमपी का टेस्ट, रूस के साथ इंटीग्रेशन और एक फुल प्रूफ सक्सेशन प्लान। ये लेवरेज नहीं, लोडेड गन है। देखिए, ये डॉट्स डेफिनेटली एक बहुत अग्रेसिव पिक्चर बनाते हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मुझे फिर से स्टाइलो इंटेल ऑप्स के उस बेस डेटा पर वापस आना होगा। हाँ, बताइए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इमोशंस पर नहीं चलती। वो 14 से 21 अप्रैल 2026 के बीच के कॉन्क्रीट डेटा को देखकर कह रही हैं कि इमीडिएट लार्ज स्केल अटैक होने की संभावना बहुत कम है। ये एक्शन और रिएक्शन का वो पुराना खेल है जो कोरियन पेनिनसुला पर दशकों से खेला जा रहा है। प्रॉब्लम इस एक्शन और रिएक्शन के खेल में ही है। मेरी सबसे बड़ी चिंता फुल स्केल इन्वेजन की नहीं है। तो फिर? मेरी चिंता है अपॉर्चुनिस्टिक एस्केलेशन की। जब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स हों और आपको लगे कि अमेरिका ताइवान और मिडिल ईस्ट में बटा हुआ है, तब एक छोटा सा कदम बहुत टेम्पटिंग लगने लगता है। और हिस्ट्री गवाह है कि लिमिटेड स्ट्राइक्स बहुत जल्दी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। और यहाँ आकर हम दोनों की लाइंस फाइनली क्रॉस होती हैं। मुझे लगता है कि इस बात पर हम पूरी तरह अग्री करते हैं। मोटिव चाहे जो भी हो, हकीकत यह है कि मिसकैलकुलेशन यानी एक भारी चूक का रिस्क इस वक्त ऑल टाइम हाई पर है। बिल्कुल। रडार की एक गलत बीप या इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन में कुछ सेकंड्स का डिले आपको एक ऐसी जगह धकेल सकता है जहां से कोई यू टर्न नहीं है। इंटेंशन से ज्यादा अब कैपेबिलिटी खतरे का कारण बन गई है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समराइज किया जाए तो मेरा टेक अवे यही है कि प्योंगयांग की ये सारी मिलिट्री एक्टिविटीज एक बहुत ही हाई स्टेक डिप्लोमैटिक गेम का हिस्सा हैं। उनका उद्देश्य वॉशिंगटन को एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर अपने साथ डील करने पर मजबूर करना है। और मेरा कंक्लूजन ये है कि हम इस भ्रम में नहीं रह सकते। उनका मिलिट्री हार्डवेयर और इंटरनल पावर स्ट्रक्चर ये साबित करते हैं कि वे एक अवसरवादी युद्ध लड़ने की पूरी क्षमता हासिल कर चुके हैं। सही कहा। और द डिबेट की खूबसूरती यही है कि हम यहाँ किसी एक नजरिए को विनर डिक्लेयर करने नहीं बैठे हैं। हमने आपके सामने स्टाइलो के डेटा पॉइंट्स रख दिए हैं। अब ये हमारे श्रोताओं पर निर्भर करता है कि वे इन तथ्यों को कैसे प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया को सिर्फ हेडलाइन से नहीं बल्कि डीप डेटा से समझने की जरूरत है। और अगर आप भी इस धुंध को चीरकर साफ तस्वीर देखना चाहते हैं तो आपको सही इंटेलिजेंस टूल्स की जरूरत है। आज हमने जिन रिपोर्ट्स और रीजनल डेटा के बारे में बात की वो सब हमने स्टाइलो न्यूज से सोर्स किया है। हाँ, स्टाइलो न्यूज सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक AI पावर्ड इंटेलिजेंस इंजन है जो मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर अवेलेबल है। ये दुनिया भर के सैकड़ों ट्रेडिशनल न्यूज सोर्सेज और एक्स प्लेटफॉर्म के डेटा को एक साथ एनालाइज करता है, आपको आपकी अपनी भाषा में एक पर्सनलाइज्ड ब्रीफ तैयार करके देता है। तो आज ही stylonews.com पर जाएं और सब्सक्राइब करें। ये ऑन डिमांड न्यूज का फ्यूचर है। चलिए अब इस भारी और सीरियस एनालिसिस से थोड़ा बाहर आते हैं। बिल्कुल, इतनी इंटेंस चर्चा के बाद थोड़ा रिलैक्स होना तो बनता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जरूर बताइए कि भविष्य की चर्चाओं में आप किन मुद्दों पर डीप डाइव सुनना चाहेंगे। और हाँ, अपने फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स कोई एक्सरे मशीन नहीं है जो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा दे। सही कहा। ये धुंधला है, ये जटिल है। अगली बार जब आप किसी इंटरनेशनल क्राइसिस की खबर पढ़ें तो खुद से जरूर पूछें कि क्या आप असली मशीनरी को समझ रहे हैं। हमारे साथ वक्त बिताने के लिए शुक्रिया। सेफ रहिए और हमेशा स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचते रहिए।